हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में देखेंगे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वन बाय वन करके देखते हैं कि पॉइंट्स को। यहाँ से हम लोग बात करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर का एक अगला टॉपिक हमारे पास आ चुका है और ये टॉपिक है रिपोर्ट एंड सूचकांक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है। सूचकांक में 2-3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ तो जब रिपोर्ट सूचकांक की बात आती है तो यहाँ आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। इसमें पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट सूचकांक है उसको जारीकर्ता को पूछ लिया जाता है, ठीक है, जारीकर्ता। उसके साथ-साथ उसमें भारत की, अगर भारत है तो भारत की उसमें रैंक क्या है, ये पूछा जाती है और पहले नंबर पर कौन है। अब तक यही ट्रेंड रहा है, इसी तरीके से पूछा जाता है। मेबी इसमें ये हो सकता है कि इस रिपोर्ट को जो है थोड़ा-सा और क्वेश्चंस बनाने के लिए इस पे स्टेटमेंट वाइज़ तथ्य जो दे दिया जाए, ठीक है, उसमें पूछ दे कि इसकी रैंक कितनी है या फिर ये रिपोर्ट किनके द्वारा जारी कर की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो रिपोर्ट और सूचकांक का प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वन बाय वन करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन बाय वन करके। पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, उसकी ग्लोबल रिलायबिलिटी जो इंडेक्स है 2024 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष जो है सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से मैं आपको बताऊं कि वियना, ठीक है, वियना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर यह है कि आपको एक रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है। बाकी जो डेली क्लास होती है करंट अफेयर की मंथली, उसमें हमने आपको अलग-अलग तरीके के सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं और यहाँ पर जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको सीधे-सीधे आंसर बताया जाएगा ताकि आपका फटाफट से रिवीजन होता चला जाए, ठीक है? तो ध्यान से सुनते चलिएगा, जो पॉइंट्स आपको नो आए, उस पॉइंट्स को कोशिश कीजिए कि आप नोट कर लें, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक रहने योग्य जो शहर का दर्जा दिया है किसको? वियना को दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, ठीक है, 2024 में इसमें भारत की जनसंख्या किस दशक में जो है अपने चरम पर पहुंचेगी। तो इसमें बताया गया कब, बताया गया था 2060 के दशक में। कब? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2060 के दशक में जो है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो अपने चरम पर पहुंचेगी। इसमें जो अन्य पॉइंट्स है वो ध्यान दीजिएगा कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 है ना, और इसको जारी किसके द्वारा किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक एवं सामाजिक मामला का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको जारी किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न। 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट जो वित्त वर्ष 24-25 के लिए जारी किया है, उसमें भारत की जीडीपी को कितना अनुमान लगाया भारत की जीडीपी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा 7% का। कितना? 7% का इसमें अनुमान लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। जैसे कि आप देखें, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, है ना, और या फिर एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इन सब के द्वारा अगर कोई रैंकिंग बताई जाती है जीडीपी के मामले में, तो वहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि उसने कितनी रैंकिंग, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो यहाँ पे जो अनुमान है वो 7% का है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। नवीनतम जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है वर्ष 23-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है प्राप्त हुआ है? एफडीआई जो जिसको कहते हैं, ठीक है, एफडीआई जो है सबसे ज़्यादा किस देश से प्राप्त हुआ है, तो आप देखिएगा वो प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, ठीक है। सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 23-24 की बात की जा रही है और भारत में जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि कह रहा है, अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली के विकास भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसके द्वारा जारी किया जा रहा है ना। तो ये जारी किया जा भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, भारत सरकार से, ठीक है, भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप, ठीक है। ये जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी किया गया था, ध्यान दीजिएगा, जारी किया गया था किसके द्वारा, अजय कुमार सूद के द्वारा। किसके द्वारा? अजय कुमार सूद के द्वारा ये जारी किया गया था साथियों। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच, है ना, डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक जो अंतराल सूचकांक 2024 है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, कई लोग लगेगा कि ऑनलाइनर प्रश्न है, लेकिन आप में ये भी पॉइंट इसी प्रश्न में आपका इंक्लूड है कि वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पॉइंट्स आपका इसी में इंक्लूडेड है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रश्न में भी आपको 2 पॉइंट्स है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान देते हुए चलना है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिखे कि ऑनलाइन और पर्सनल नहीं, इसी में जो कुछ पॉइंट जो पूछा जा रहा है उससे संबंधित अन्य फैक्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 24 जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और उसमें भारत किस स्थान पर आया? 129वां स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत जो 129वां स्थान पर है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट है कि 17 जून 2024 को जारी सिप्री ईयर बुक, अब जो ईयर बुक है उसके अनुसार जो भारत विश्व के परमाणु सशस्त्र देशों में किस स्थान पर आ गया? तो 6वें स्थान पर आ गया। क्या है? 6वें स्थान पर भारत आ गया है। किसमें? परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में जो भारत 6वें स्थान पर आ गया है। और ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है जो है ना, सिपरी ईयर बुक 2024 है। सिपरी ईयर जो बुक है उसके अनुसार ये बात बताई जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि हाल ही में रिपोर्ट्स जो विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है, इसमें भारत जो है 180 देशों में किस स्थान पर है? तो देखिएगा, पहले तो बता दें 159वां स्थान पर है। ये तो उत्तर हो गया भारत का। इसमें अन्य क्या-क्या पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट देखिए कि आपका जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टर्स जो विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ कि भारत की रैंकिंग जो है पूरे 100 कुल 180 देश इसमें रहे। 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 159वां स्थान पर रही है भारत की रैंकिंग। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको एक रिपोर्ट्स को देखने को मिल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट्स। अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण जो एजेंसी एम्बर है, ठीक, इसके अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो जब इस तरीके कोई बीच की रैंकिंग आए, बीच का रैंकिंग पूछे तो जनरली उसमें चांसेस रहता है कि भारत ही हो। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो अपना भारत बना। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बना है कौन सा देश? भारत बना है। ठीक, आगे बढ़े, देखिएगा अगला प्रश्न जो है 10 नंबर का प्रश्न कह रहा 30 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार वित्तीय जो वर्ष है 24-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो बताया गया कितना? 7%। कितना? 7% बताया गया है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है उसके द्वारा जारी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 24-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना दर कर दिया गया है? तो यहाँ पे 6.6% कर दिया गया। कितना? 6.6 का प्रतिशत कर दिया गया है। ये जो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी आर्थिक विकास दर को अनुमान जो है उसका बढ़ा करके कर दिया गया, 6.6% कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 12 नंबर 21 मई 2024 को यात्रा एवं जो है पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट रहेगा ये, किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन द्वारा जारी किया गया साथी? जनसंख्या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जो है किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ये करंट अफेयर में हमको पढ़ा चुके हैं। इसमें जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, भारत की जो रैंक है कितना है इसमें यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड जो पॉलिसी है उसके एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष जो 24-25 है उसके लिए भारत की जीडीपी कितना, उसमें वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो 7.1%। कितना? 7.1% जो है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार जो भारत की जीडीपी में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 विश्व बैंक द्वारा जो है 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? किसके द्वारा? विश्व बैंक। तभी हमने आपको बताया विश्व बैंक हो, आईएमएफ हो, है ना, इन सब के द्वारा जो अनुमानित है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 7.5% बताया गया है। कितना? 7.5%। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये बताया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमानित है। अगला पॉइंट है कि प्रश्न 15 संख्या एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है उसमें चालू वित्त वर्ष 24-25 के लिए बात करें तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसमें जो वृद्धि 6.7% से बढ़कर कितनी कर दी गई है?
तो यहाँ फिर से एक बार बढ़ाया गया है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7% का कितना, 7% कर दिया गया। पॉइंट्स आपको ध्यान में देने हैं। अभी जो हम लोग बात करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट एवं सूचकांक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके के अन्य जो सारे पॉइंट्स हैं उस पर धीरे धीरे करके आपको क्लास मिलती रहेगी। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। हाँ, और एक और चीज़ बता दें साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा वहाँ से आपको इसका PDF एज इट इज़ इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। वहाँ से बाकी जो क्लास की अपडेट रहती है आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। GS सक्सेस मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक उसका कहाँ पे है, तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2024 के लिए, इसको प्रकाशित किया जाता है हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा, हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न 17 नंबर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, पॉइंट आपको बता दिया। इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो जो इसमें शीर्ष पर इस बार देश रहा है वो है आपका रूस, ठीक है। रूस जो है इस बार इस मामले में शीर्ष पर रहा है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है रूस, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार जो परिदृश्य एवं सांख्यिकी की रिपोर्ट है किस संगठन के द्वारा जारी की गई। तो ध्यान दीजिएगा, ये जारी किया गया है आपका विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये पॉइंट वैश्विक व्यापार परिदृश्य, व्यापार आ रहा है तो आपको थोड़ा सा बेस कर लिखना चाहिए, तो ध्यान देंगे कि ये WTO के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसके द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 6.8%। अभी आप देखें तो ADB का हमने भी बता दिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का बता दिया, और यहाँ पर जो है आपका IMF का भी बता दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी संस्थाएं हैं जो भारत की GDP का अनुमान लगाती हैं, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अगले वित्तीय वर्ष में रहेगा। ये सारा का सारा पॉइंट्स आपको एक जगह फैक्ट के तौर पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे और वहाँ पे आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज ना करे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखिए, हाल ही में न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स जो है और अजाइंस इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया ब्रिक्स CCIV के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिक्स CCIV के द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट के शीर्षक से नाम से है ये रिपोर्ट, की भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 21 इंपॉर्टेंट ये भी है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। साथ ही जो डेली क्लास चलती है करंट अफेयर की जो है मंथली, उस क्लास में आपको बता चुके हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी 2-4 रिपोर्ट आती हैं। वो रिपोर्ट अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है करंट अफेयर के रिपोर्ट के मैक्सिमम प्रश्न आपके हो जाएंगे। जैसे कि एक हमने आपको बता रखा है IMF, ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ये 3 का अगर आप कर लेते हैं तो लगभग लगभग अगर आप टोटल देखें इसे 10 से 12 जो सारी रिपोर्ट होंगी, 1 से 3-4 कोई पब्लिश करता है, वो सारा का सारा क्लास में हम आपको बता चुके हैं। फिर से एक बार आपको यहाँ पे हिंट दे दे रहे हैं, ये पॉइंट जाकर आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका जो एटलीस्ट संस्था और संगठन का पूछे कौन जारी करता है वो आपका प्रश्न गलत ना हो। एक जगह नोट्स बना लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए आसानी रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर, परिवर्तनशील जलवायु में जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है, हुरून रिसर्च रिपोर्ट जो 2024 है उसके अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है। तो मुंबई बन गई है, ठीक है, मुंबई बन गई है। क्या जो आपके एशिया की अरबपतियों की राजधानी है, इस मामले में आपका कौन सा बन गया है, मुंबई बन गया। और विश्व में जो अरबपतियों की राजधानी के मामले में नंबर 1 पर है वो आपका ध्यान दीजिएगा न्यूयॉर्क है, ठीक है, ये विश्व में है, और ये मुंबई आपका एशिया में क्या हो गया, नंबर 1 बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई। तो भारत रोजगार जो रिपोर्ट 2024 है
ये आपका जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा मिलकर ये जारी किया गया है, ठीक है। तो भारत रोजगार रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे आप देखें आपके लगभग 24 क्वेश्चन हो गए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको फिर से एक बार मैं कहूँगा आप उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि जो है आपके लिए एग्जाम में फिर से ये प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो ये जो प्रधानमंत्री थे साथियों, आयरलैंड के, कहाँ के, आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, भारतीय मूल के थे, चर्चा में था, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हाल फिलहाल में आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में जो है आपात की स्थिति की घोषणा कर दी गई है ना। कमेंट करके जरा बताइएगा कि किस ज्वालामुखी में, कहाँ पे ये ज्वालामुखी है जहाँ पे ये विस्फोट हुआ है, उस जगह का नाम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 27 नंबर, जारी अभी हाल फिलहाल में विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है, ठीक है। तो सबसे खुशहाल देश आप जानते हैं कौन है, फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करेंगे साथियों अगर इसमें भारत की रैंक की, ठीक है, किसकी, भारत की रैंक, तो इसमें जो है 126वां स्थान पर भारत है, ठीक है। प्रसन्नता सूचकांक में, खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि 28 नंबर, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा जारी की गई। तो ये ध्यान दीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहेगी, है ना। इसमें जारी करता है, इसका पूछा जाता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर, स्विस जो संगठन है उसमें एयर IQ एयर द्वारा 2023 का विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित किया गया है, तो नई दिल्ली को, ठीक है। किसको, नई दिल्ली को यहाँ पे नामित किया गया, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि किस संस्था आयोग ने भारत में नागरिकों की देखभाल के लिए, जो उसमें सुधार करना, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया है, कि कौन कर सकता है, आपका नीति आयोग, ठीक है। भारत में इस तरीके की जो सबसे अलग रिपोर्ट अगर कोई बनती है तो वो जो है थिंक टैंक अपना नीति आयोग ही ये काम कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप गेस लेना चाहें तो नीति आयोग लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिएगा प्रश्न संख्या 31, महामारी रोग अधिनियम जो है 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किस आयोग ने भारत सरकार को सौंपी है। तो ये जो विधि आयोग ने, किसने, विधि आयोग ने ये रिपोर्ट हाल फिलहाल में किसको, भारत सरकार को सौंपी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा 32 नंबर, कह रहा क्वेश्चन, किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक जो संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से एक अपनी अलग रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है। तो ये विधि आयोग के कौन, विधि आयोग ने भी यही रिपोर्ट फिर से भारत सरकार को सौंपी है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है जो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 33 नंबर, हाल ही में जारी शिक्षा की जो है वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। तो 43% ऐसे बच्चों की संख्या है जो इस रिपोर्ट के बाद बताई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 34 नंबर, हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु को, किसको, तमिलनाडु को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ठीक है, ये चीज़ पूछा जाएगा। तो किसमें, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है। तो आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु कौन है, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 35, WHO 2023 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है। तो आप ध्यान दीजिएगा अपने भारत में, ठीक है। भारत में जो सबसे ज़्यादा, जो WHO के अनुसार टीबी के मामले कहाँ पर देखे हैं, भारत में। ऑब्वियस है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह के मामले भारत में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है जारी की है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, UNEP के द्वारा ये जारी किया गया प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है
हाल फिलहाल में जारी किया गया है, यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, कह रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये यूएनडीपी है, इसके पहले यूएनईपी था, ठीक है। इसने जारी किया है क्या? एशिया प्रशांत जो है मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न 38 नंबर, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत जो है 132 अर्थव्यवस्थाओं में कितने स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर। कितने पे? 40वें स्थान पर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये हो सकता है कि जो रिपोर्ट का आपको बताया जाए उसमें इंडेक्स बदला हुआ हो, लेकिन वो आगे चल के जब आप इंडेक्स देखेंगे तो उसका अपडेट वर्जन जब आ जाता है तो उसमें इंडेक्स बदल जाती है। लेकिन ये ध्यान है, जिस टाइम क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे रैंकिंग कितनी है? 40 है। और जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है 39 नंबर कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है क्या है? तो 111 नंबर है। कितना? 111 नंबर है भारत का रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, इस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी किया है खाद्य और कृषि संगठन FAO ने। किसने? FAO ने, खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया है ये रिपोर्ट। तो ये तो साथियों अगर आपको हम बताएं यहाँ तक जो है आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 40 क्वेश्चन है ना, किससे? इंडेक्स और सूचकांक वाला जो पॉइंट है इससे हो गया है। फटाफट से एक बार और आपको करते हैं सारे जो पॉइंट्स हैं इंडेक्स के, एक बार एक जगह आपका रिवीजन कराते हैं। देखिएगा रैंक जो है इसमें सिर्फ भारत की है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, फटाफट से जो आपका जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, ठीक है, इसमें भारत का स्थान क्या है, वो सारा पॉइंट एक बार में बोल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आप एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। पहला कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है, इसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 39वां स्थान भारत का है। यहाँ पे सिर्फ हम भारत का जो है स्थान है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। भारत का क्या बता रहा है? सिर्फ स्थान बता रहा है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39 नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में बात करते हैं 116वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसमें भारत के स्थान देखिएगा 129वां है ना। सतत विकास रिपोर्ट में स्थान भारत का 109वां है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन जो सूचकांक है उसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? 176वां स्थान है भारत का। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो उसमें भारत की रैंक कितनी है? 63 है। 63वां स्थान भारत का, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला जो रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, जो क्या है साथियों? आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें रैंक कितनी है? 126 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करेंगे तो 159वां स्थान है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो अभी हमने आपको आगे कहा था पिछले अभी किसी क्लास में कमेंट करके बताने के लिए, उसमें जो स्थान है यात्रा पर्यटन वाले में 39वां स्थान है। अभी हमने आपको पूछा था कि कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से खुशहाली की अगर हम बात करेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है 126वां स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक में अगर देखें तो 41वें स्थान पर भारत है। उसके साथ अगर बात करें, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक पे लैंगिक जो समानता सूचकांक है साथी उसमें 129वें स्थान पर है, ठीक है। और भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक है 2023 उसमें कितना है? 93वें स्थान पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्या थे आपके पीछे सारे यार, फिर जो भी आपका एग्जाम्स होने वाला है उसमें अगर इस तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो नो डाउट यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे एक बार हमने आपको रिविजन करा दिया है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से साथी हम लोग देखेंगे कुछ चर्चित स्थल, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस चर्चित स्थल में प्लेसेस से न्यूज़ करके बनता है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। पहला प्रश्न है साथी यहाँ पे देखेंगे कि 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के आप देखेंगे लातूर जिले में स्टार्ट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। सिंपल सा पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है कि विश्व शांति जो बुद्ध विहार है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के लातूर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र जो है MRCC का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साथियों आप देखेंगे इसका उद्घाटन जो है चेन्नई में किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लेसेस कुछ ऐसे हैं जो चर्चा में थे और यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
ये छोटे छोटे सारे पॉइंट्स को आप इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? चेन्नई में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। राइट आंसर हो जाए इसका महाराष्ट्र में। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। क्या बना लें? शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इसको पहले करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस कहाँ पर ये था कि एक प्रमुख पत्तन का निर्माण केंद्र कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल, ठीक है, की खोज किस स्थान पर की है? तो ये मैक्सिको में, ठीक है। कहाँ पर किया गया साथियों? देखेंगे आप, मैक्सिको में इसका खोज किया गया है, और इसका नाम हमें ध्यान रखना है, क्या है? ब्लू होल, तामजा ब्लू होल, ठीक है। तो इसका खोज किस स्थान पर हुई है? तो मैक्सिको में इसकी खोज हुई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्वविदों के ने जो 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, तो कहाँ पर ये खोज की गई है? पूर्वोत्तर सर्बिया में, ठीक है। सर्बिया में ये खोज की गई साथियों, ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। ये लगभग 7000 साल पुरानी है, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज हुई है कहाँ पर? पूर्वोत्तर सर्बिया में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, ठीक है। इससे संबंधित एक पॉइंट है, इस द्वीप का पहले नाम क्या था? अगर किसी साथी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ये पहले पर्टिकुलर एक द्वीप था, उसका नाम बदल के रखा गया है। अगर किसी को ये पता हो तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पोपोकेटपेटल, ठीक है, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप देखेंगे कहाँ पर है? ये मैक्सिको में, ठीक है। कहाँ स्थित है साथियों? तो ये मैक्सिको में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो निम्मू पदम दारचा जो सड़क मार्ग है, आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ेगा ये आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में किया गया, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर, गुजरात आपको पहले इसमें बता दिया है, और गुजरात का पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ रहा था, आप ध्यान देंगे कहाँ पे? गांधीनगर में। इसका ध्यान देखिए, कल के रहने योग्य इस विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको कवर अप करने हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया था? तो कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और ये सिंपल सा प्रश्न भी बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अगर स्टेट दे दे तो हरियाणा भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो उद्घाटन स्थान है हरियाणा। और इसके साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकता है, उससे पूछ लेगा किसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया। तो उसमें एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, तो उस केस में आपके प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस टाइम बनाते टाइम, ठीक है, क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और हरियाणा, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये हिम महोत्सव का आयोजन आप देखेंगे किया गया नई दिल्ली में। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये भी हमें पॉइंट ध्यान रखना है, करंट अफेयर में यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है कि हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है ना। किसके द्वारा किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम महोत्सव, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉन्डवोल झील जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये आप स्थित है कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, बॉन्डवोल झील जब ये हाल फिलहाल में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न, 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन को। ठीक है, शांति निकेतन को शामिल किया गया था। और एक और स्थल था जिसको शामिल किया गया था, हम चाहेंगे कि आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं।
अब यहाँ से साथ ही हम देखेंगे कुछ आपके जो है चर्चित पोर्टल वगैरह और ऐप जो है वो चर्चा में रहे हैं, उनके एक एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। वहाँ से भी एक प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जो JP नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो किस पोर्टल का लोकार्पण किया है आप देखेंगे, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा पोर्टल का यहाँ पे किया गया है, किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न अपना। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है, तो ये पोर्टल है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.2, ठीक है, इसको किया गया किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, जुलाई में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 3 इससे संबंधित पोर्टल से, किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप सारथी जो है 2.0 लॉन्च किया है? तो सारथी 2.0 मैंने आपको पढ़ाया है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, इसके द्वारा सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस भारतीय राज्य सरकार ने सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप सीधा सा ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। और किस लिए है? तो ये देखेंगे सार्वजनिक तौर पर जो सड़क मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न होगा साथियों कि 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने किशन रेड्डी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो NCRB ने हाल फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है वो एप्लीकेशन है माई CGS ऐप, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। माई CGS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और भारतीय वायुसेना के द्वारा ना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में जो किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है? तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। किसके साथ साथियों? तो आप देखेंगे ये किया गया है किसके साथ? डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे भारतीय वायुसेना है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये अपना एकीकरण किया है इस प्लेटफॉर्म के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, अपराध रोकथाम एवं जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लॉन्च जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश स्पेशल में करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल के लिए। ऐप का नाम है त्रिनेत्र 2.0 उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 कि किस मंत्रालय ने फरवरी में 24 में स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आप देखेंगे स्वयं पोर्टल शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फटाफट से इसको रिवाइज कीजिए, सारा पढ़ा दिया गया है, एक रिवीजन के तौर पर है इसलिए थोड़ा तेज़ी से चल रहा है। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आप देखेंगे फ़ोनपे। किसने? फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, ठीक है, शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल ऐप। अगला और लास्ट प्रश्न इसका एपन पोर्टल का कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल, ठीक है, उद्गम पोर्टल हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? साथ ही देखेंगे RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके लिए है? तो ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसका पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, उद्गम पोर्टल RBI, ठीक है, RBI ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एप्स एंड पोर्टल के थे प्रश्न थे, ऐप एंड पोर्टल के प्रश्न थे, यहाँ तक हमने करा दिए, ठीक है, 10 से 12 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको। अब आगे बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग साथियों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से कुछ जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, और उनके ऑथर्स जो इससे भी प्रश्न एक बनता है। तीन इस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। अगला प्रश्न है बुक एंड इससे संबंधित, तो देखेंगे पहला प्रश्न कि 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, देखेंगे प्रश्न नंबर 2 पुस्तक से संबंधित। 21 मई 2024 को किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, ये प्रश्न जो है उत्तराखंड पीसीएस में अभी पूछा जा चुका है, सेम प्रश्न ये पूछा जा चुका है। कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इनका नाम दिया है जेनी, है ना, एरपेनबेक, ठीक है, जेनी एरपेनबेक इनका नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड पीसीएस में जो हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा गया था तो सिर्फ ये पूछा गया था कि जेनी एरपेनबेक द्वारा कौन सी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में मिला है। तो वहाँ पे ऑप्शन में कैरोस दिया था, कैरोस, उसके साथ 2-3 नाम और दिए थे। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखेंगे। यूपीपीसीएस में हो सके तो इसका लेखिका का नाम सीधे पूछ ले, और ये पहली जर्मन लेखिका है जिनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस बुक को मिला है और जेनी एरपेनबेक को मिला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साथियों प्रोफेसर राम मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, ठीक है, ये इनके लेखक हैं, 2 लोग हैं इसमें। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट किताब की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक अभी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा हुआ गया है, इसी बार के प्रीलिम्स में आया था। बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। बहुत सारे साथी थे जो इस बुक के नाम को लेके शशि थरूर ऑप्शन लगा कर आए थे, लेकिन नहीं, राइट आंसर इसका क्या है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। वाई भारत मैटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और ये प्रश्न हो सके तो फिर से आपके पीसीएस में आ सकता है, आईएएस प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो अगल बगल एग्जाम आपके हो रहे हैं उससे अगर करंट अफेयर पर आप नज़र बनाए रखेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे। और हाँ, एक बता दें, पिछले 6 महीने के जो आयोग द्वारा यूपीपीसीएस जो पीएससी आयोग है अपना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा 6 महीने में कराए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को एक बार करा दिया है। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए, वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पुस्तक लॉन्च की गई, मेमोरीज नेवर डाई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सौम्या अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन। ये पुस्तक आप देखेंगे, इस पुस्तक के जो संपादक हैं एक तरह से कह लें तो सौम्या अवस्थी हैं। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। कई साथी ये पूछ रहे थे कितना ज़्यादा करंट अफेयर हो जा रहा है, उसको कैसे तैयार करें? तो उसका एक ही उपाय है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। रिवाइज़ अपने नोट से कीजिए और प्रैक्टिस अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल जा रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस से जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, एक नॉमिनल चार्ज है, उसके साथ आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच मिल जाएगी। हर महीने के लगभग आपको 200 से 250 प्रश्नों की वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप जुड़िए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज अ व्हील टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी कृति है, किसके लेखक हैं इसके? अनुराधा मैस्कर नहास, ठीक है, ये इनकी लेखक है, इनकी एक रचना है ये, ठीक है। वो इसका जो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको किया था, ठीक है। अगला प्रश्न बुक से संबंधित, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसकी रचना है? तो ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सेलिब्रिटीज़ के द्वारा भी एक इस तरह की पुस्तक लिखी गई ट्विंकल खन्ना के द्वारा, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण पुस्तक किसकी रचना है? तो विक्रम के दोराइस्वामी, ठीक है। अभी एक ये किताब है, भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण, ठीक है, पुस्तक की रचना विक्रम के दोराइस्वामी, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिस्ट विथ अयोध्या, ठीक है, ट्रिस्ट विथ अयोध्या डिक्लोनाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? अब देखेंगे बलवीर पुंज की ये रचना है, किसकी? बलवीर पुंज की ये रचना है, ठीक है। अयोध्या और बलवीर पुंज से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया द रोड टू रेनेसां, ठीक है, अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक किसकी रचना है? तो भीमेश्वर चल्ला की ये पुस्तक है,
ध्यान दीजिएगा, भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक है इंडिया द रोड टू रेनेसांस। ठीक, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी रचना है? तो एस रमन की ये रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर, ठीक है, एस रमन। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका नमिता गोखले के नए उपन्यास का नाम क्या है? तो आप देखेंगे नेवर नेवर लैंड। ठीक है, नेवर नेवर लैंड इनके एक उपन्यास है। ये लेखिका है नमिता गोखले। अगला प्रश्न है साथियों बुक से संबंधित कि मुगल कालीन भारत में संगीत और संगीतकार, ठीक है, मुगल कालीन भारत में संगीत और संगीतकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैथरीन बटलर स्कोफील्ड। ठीक है, यहाँ भी अगर आपको वो ट्रिक जो मैंने बताया था करंट अफेयर वाला अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। सबसे बड़ा नाम अगर दे रखा है तो वही राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल कालीन भारत में संगीत और संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे बुक एंड इसका जो है ऑथर का लास्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है श्री रमेश बैस ने किस क्षेत्र में प्राचीन और आधुनिक समुद्री इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो यहाँ भी देखेंगे सबसे बड़ा नाम यही है, गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से साथियों अगर आप यहाँ देखेंगे तो पुस्तक से रिलेटेड भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम, इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है इसको डिस्कस करेंगे। जितने MCQ बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण दिवस और थीम को साथियों कि 12 सितंबर 2024 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम लोग ज़्यादा ऑप्शन को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आपको टू द पॉइंट फटाफट रिवीजन कराएंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें होगा कि दक्षिण एशिया सहयोग के साथ एक बेहतर कल। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 2024 की थीम थी और ये मनाया कब गया था? तो दिवस ध्यान रखिएगा कब, 12 सितंबर को मनाया गया था। इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या था? आप जानते हैं कि जब इम्पोर्टेंट डेज और उसके थीम की बात होती है तो कई जगह उसका थीम पूछ लेता है और कई जगह उसके डेट को। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 की जो थीम थी, विषय वस्तु, वो है सी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फिर से मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो मैं आपको बताता था ना कि जो सबसे ऑप्शन में लंबा हो करंट अफेयर वाले में तो ज़्यादातर ऑप्शन सही होता है। अगर यहाँ भी अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 4 ऑप्शन जो बना है तो उसमें से जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है वही आपका सही है। तो इस तरीके से गेस वर्क को भी आपने लेते चलिएगा और इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे 25 जून को, 25 जून को ही देखेंगे जब इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इमरजेंसी, तो उसी को केंद्र सरकार ने ये मनाने का फैसला लिया है, क्या, संविधान हत्या दिवस के रूप में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार देखिएगा आप UPPCS या RO में ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 25 जून वाला ये प्रश्न आ रहा है, संविधान हत्या दिवस वाला। ठीक है, तो इसको के लिए एकदम तैयार रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, 15 जुलाई। आगे बढ़ेंगे और जो जहाँ पर जिसकी क्या कहते हैं थीम इंपॉर्टेंट होगी वहाँ थीम भी बता देंगे। ठीक है, और जो कुछ डेट होगा वहाँ पे डेट भी बता दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है साथी वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो हर साल मनाया जाता है कब? 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो हर साल आप देखेंगे 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप देखेंगे 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 3 जुलाई। और है क्या ये? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दिवस और उसके रिलेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कब? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके साथ इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसकी विषय वस्तु या थीम। तो अगला ही प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है? यहाँ भी फिर भी वही चीज़ आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला है वही है। अगर इस जो सबसे बड़ा उसमें ऑप्शन में आपको करंट अफेयर के दिख रहा है, ठीक है, अगर वो सही नहीं होता तो मतलब इन जनरल के उस ऑप्शन को नहीं रखा जाता है। ठीक है, जब वो ऑप्शन सही होता तभी उसको रखा जाता है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इससे आपको देखेंगे ना परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपके सही होंगे सिर्फ इस ट्रिक से। जहाँ पे आपको गेस वर्क लेना होगा तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा ना, जब टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा तो वहाँ पे इसको अप्लाई कीजिएगा कि देखिए कहाँ ये चीज़ सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मोस्ट केस में सही हो रहा है आपके लिए भी तो आप इसको अपनाइएगा। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पर्यावरण दिवस 5 जून और इसकी थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो और डेट है जैसे 22 मई वाला, ठीक है, विविधता वाला, ठीक है, पर्यावरण हो गया, ओजोन डे हो गया, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, इन सब को भी देखेंगे। लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो खासकर पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कंपेरेटिवली देखें तो आप सबसे जो बड़ा वाला ऑप्शन है वही आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो विषय वस्तु खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था? ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस का जो विषय था वो था अवेकन न्यू डेप्थ्स। क्या था? अवेकन न्यू डेप्थ्स जो है विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय वस्तु रहा या थीम रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विश्व रक्तदाता दिवस जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया। कब? 14 जून को मनाया गया आपका विश्व रक्तदाता दिवस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 17, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस का विषय क्या था? तो भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। तो ये मनाया कब गया? ये डेट भी ध्यान रखिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा जो रोकथाम दिवस है साथियों, ये मनाया जाता है कब? 17 जून को। ठीक है, 17 जून आप ध्यान रखेंगे, 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम जो है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। क्लियर है? अच्छा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अगला प्रश्न है, देखेंगे विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मनाया गया ये 20 जून को। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व शरणार्थी दिवस। ये इंपॉर्टेंट डेज में आता है ये विश्व शरणार्थी दिवस, तो 20 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 16, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है ये? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 28 मई। 28 मई को मनाया जाता है। देखेंगे विश्व भूख दिवस, और ध्यान रखेंगे डेट 28 मई। अगला प्रश्न है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया आप देखेंगे कब? 21 मई को। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो कब मनाया? 30 मार्च को मनाया। कब है? 30 मार्च को मनाया राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है इसमें थीम पूछा हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? पहले तो देखिए इसमें एक प्रश्न जो आपका डेट का छिपा हुआ है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है
कब मनाया गया, तो 11 मई को मनाया गया। ठीक है, 11 मई को मनाया गया। इस कार्यक्रम की थीम क्या है, फिर यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा है वही आपका फिर से राइट आंसर है। अगर इतना बड़ा वाला आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन में जनरली इसको नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको बढ़ावा देना, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं जानना चाहूँगा कि ये वाली ट्रिक आपने आजमाई कि नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन को गेस वर्क लेते समय ऑप्शन को जो देख के लगाने वाला, इससे संबंधित आप कमेंट करके जरूर अपनी बात को बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। क्या मनाया था, तो 20 मई को। ठीक है, 20 मई को मनाया था विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 मई को। ध्यान रखेंगे 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, श्रमिक दिवस कब, 1 मई को। अगला प्रश्न है कि 23 हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 8 मई को। कब, 8 मई को मनाया गया। ध्यान देंगे विश्व थैलेसीमिया दिवस। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, तो विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस जो है मनाएगा 17 मई को। ठीक है, 17 मई को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते चलिए। विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की थीम वर्ष जो थीम विषय थी वो क्या था, तो देखेंगे अ प्रेस फॉर अ प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो इस यहाँ भी आप फिर से वही आपका देखेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केस में चीज़ें फॉलो होती हैं, आप भी प्रैक्टिस करके इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना बड़ा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह का ध्यान रहेगा कि इसकी थीम बहुत बड़ी थी तो आपको क्लियर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम को देखते हैं 27 में। इसका जो राइट आंसर है तो हो जाएगा योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। यही मैं बता रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस आपको मनाया था कब, 22 मई को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिवस थीम में योजना का हिस्सा बने, इसका थीम है, और 22 मई याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है साथियों। 23 मई को जो देखेंगे विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया जाता है, विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया, तो देखेंगे 14 अप्रैल को। कब, 14 अप्रैल को ये मनाया गया। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है साथियों, 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अगला प्रश्न विश्व पृथ्वी दिवस जो है उसकी थीम क्या थी, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, और याद रखिएगा मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल डेट याद रखिएगा। ठीक है, 3 डेट है, एक तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ पर्यावरण और ओजोन, इन चारों में से एक प्रश्न आपको विषय थीम में आपके लिख लीजिए RO या फिर UPPCS से आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही, इसे 5 डेट जो बता रहे हैं यहाँ से नोट कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। या तो इसकी डे पूछेगा या तो इसकी थीम पूछेगा। ठीक है, तो 5-6 डेट नोट कर लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलने जा रहा है। अगला प्रश्न ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका हो गया, विश्व पृथ्वी दिवस का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया 66वां, तो कब मनाया, 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को मनाया DRDO ने अपना स्थापना दिवस, और कौन सा था, 66वां था। ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथ ही फटाफट से देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश ने। किसने, मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, तबला दिवस मनाने को 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया था, 25 नवंबर को। ठीक, कब मनाया था, 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें, ध्यान रखिएगा 16 नवंबर को। क्लियर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। ठीक है, संविधान हत्या दिवस अभी आया, संविधान हत्या दिवस 25 जून, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था साथियों, आप देखेंगे 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। और एक ये प्रश्न है 39 नंबर कि प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। और मैं चाहूँगा कि ये ओजोन डे का जो इस बार की थीम थी 16 सितंबर वाली, आप कमेंट करके बताइए। डे लिखिएगा, फिर इसका थीम लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पर्यावरण वाला याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, इसका थीम आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर यहाँ तक? आज का टॉपिक हमारा है खेल। और पहला प्रश्न साथियों देखिएगा कि 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जो आयोजित हुआ पैरा ओलंपिक, ठीक है, उस खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उस ध्वजवाहक के लिए ध्यान दीजिएगा, सुमित अंतिल व भाग्यश्री जो है जाधव को नामित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा पैरा ओलंपिक का जो पॉइंट है। ठीक है, तो वहाँ से तो सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पैरा ओलंपिक वाला भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को बनाया गया था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 21, 2024 को मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट ब्रांड जो है डिकैथलॉन, ठीक, डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है? तो 10 करोड़ यूरो पे। कितने साथियों? 10 करोड़ यूरो किसने घोषणा की है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि 22 अगस्त 2024 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लीग में कितने मीटर के सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये थ्रो था इनका 89.49 मीटर का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 89.49 मीटर का। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने भारतीय एशिया कप 2024 का फाइनल जीता है? ठीक, तो फाइनल किसने जीता है? श्रीलंका ने। ठीक है, एशिया जो कप है, एशिया कप का 2024 का फाइनल किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। और कमेंट करके ज़रा आप बताइएगा कि इसका श्रीलंका ने किसको हरा कर जीता है। ठीक है, ये करंट अफेयर वाली क्लास हमने आपको 2-3 बार बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें चाहेंगे कि आपका रिवीजन हो रहा है तो आप थोड़ा सा कमेंट करके भी चीज़ों को बताते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा साथियों देखिएगा कि 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल्स स्क्वैश जो है चैम्पियनशिप में है ना, पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, अभय सिंह ने। किसने? अभय सिंह ने यहाँ पर पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो जेम्स एंडरसन ने। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज से, और इन्होंने हाल फिलहाल में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है ने ICC डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया है? तो ICC ने इसको घोषित किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर, इसमें नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड, इतने देशों को संयुक्त रूप से क्या किया है? इसने ICC डेवलपमेंट पुरस्कार के लिए इनको नाम की घोषणा की है। अगला प्रश्न है साथियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 29 जून 2024 को किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है? तो अब विराट कोहली ने। ठीक, विराट कोहली ने हाल फिलहाल में देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से क्या किया है? रिटायरमेंट की घोषणा की, संन्यास की घोषणा की है। ठीक, और इसके साथ जो है ना विराट कोहली, और इसके साथ साथ आप देखेंगे रोहित शर्मा, ठीक, और एक और अपने रविंद्र जडेजा, कितने लोगों ने क्या कहता है संन्यास लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से, जब कई लोग संन्यास लिए, फिर कोच भी हेड कोच संन्यास लिए, तो उसके बाद से आप देखेंगे गौतम गंभीर को क्या किया गया? पुरुष क्रिकेट टीम का साथियों मुख्य कोच नियुक्त किया गया। क्लियर इतना? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि 14 जुलाई 2024 को स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस के में जो है किसे हराकर एकल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। पहले तो इनका नाम याद रखिए, कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है। जो विंबलडन टेनिस है, ठीक, उसमें कार्लोस अल्काराज का आपको नाम याद रखना, ये विजेता थे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको किसको हरा कर जीता है वो पूछा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो ये शौर्य बाबा, ठीक है। शौर्य बाबा जो है यहाँ पर इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे अपना। 18 जुलाई 2024 को भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को किस खेल आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मोटो जीपी का। किसका? मोटो जीपी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोटो जीपी को हाल फिलहाल में आप देखेंगे, ठीक, शिखर धवन को उसके लिए क्या चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न, 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 में युगल जो स्पर्धा है, ठीक, उसके फाइनल में यूकी फापरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया है? तो फैम्ब्रेस मार्टिन और ऊगो हम्बर्ट को, ठीक है। तीन को हराकर जो है स्विस ओपन का जो युगल स्पर्धा किताब है फाइनल में यूकी फाम्बरी ने इस क्या जीता और इनके साथी ने इस किताब को जीत लिया है। क्लियर है साथियों? एक चीज़ बताएं आपको कि करंट अफेयर के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से प्रैक्टिस बैच चल रही है, जहाँ पे आपको अपनी तैयारी का भरपूर होता ना कि एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और वहाँ से आपको अपनी तैयारी को अच्छे से और बेहतर कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? पुरुष फुटबॉल टीम का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष फुटबॉल टीम का यहाँ पे मनोलो मार्केज, ठीक है। मनोलो मार्केज को यहाँ पर पुरुष फुटबॉल टीम का क्या किया गया? मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका क्रिकेट का है उससे कहीं ज़्यादा ये वाले कोच का नियुक्ति का इंपॉर्टेंस है। कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? ठीक है, तो कौन ये बने हैं? ठीक, तो इनका नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक, विजय अमृतराज, ये जो दो खिलाड़ी हैं ये प्रो टेनिस भारतीय खिलाड़ी हैं और ये एशिया के पहले एशियाई पुरुष मतलब बन गए हैं इस तरह के टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये आयोजित हुआ था कहाँ पर? आपका जर्मनी में। कहाँ पे साथियों? जर्मनी में आयोजित हुआ था। और इसमें बैडमिंटन का जो महिला वाला एकल खिताब है उसको जीतने वाली कौन है? तो ये तन्वी शर्मा है। ठीक है, तन्वी शर्मा ने जीता है और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। प्रश्न ऐसे भी आपसे घुमा पूछ सकता है कि इस टूर्नामेंट में एकल महिला खिताब किसने जीता? तो नाम याद रखिएगा, तन्वी शर्मा। और इस आयोजन का कहाँ हुआ था इस इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का? तो जर्मनी में आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 17, 9 जून 2024 वाला। ठीक है, कुछ और याद आ गया था। चलिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब को जीता है? ठीक है, यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन खिताब की बात हो रही है तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। अभी एक और खिताब जीता है ना, वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। अगला प्रश्न, जर्मनी में हिल ब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने। किसने? सुमित नागल ने ये कारनामा कर दिखाया है और ये जो है आपके ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का क्या किया है? खिताब को इन्होंने जीत लिया है। अगला प्रश्न, भारत वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा? तो जूनियर हॉकी विश्व कप। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में जो आयोजन होने हैं भारत उसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एक पॉइंट है कि भारत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के किस उसका मेज़बानी करेगा? तो जूनियर हॉकी विश्व कप का। जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? आपका भारत करेगा अपना, और 2025 में ये करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ली जीजिया। किसने? ली जीजिया ने ये जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है और ये बैडमिंटन का खिताब है। ठीक, और पुरुष एकल का खिताब है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे इंपॉर्टेंट, 3 स्टार ग्रैंड पिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गए तो श्रुति वोरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्यों कह रहे हैं? तो देखिएगा, ये 3 स्टार पिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, कोई भी इस तरीके का गेम हो जिसमें भारत की महिलाएं
ठीक है, भारत की तरफ से अगर पहला पदक या फिर किसी तरीके का कोई किताब जीत रही हैं तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा, श्रुति वोरा। ठीक है, श्रुति वोरा इनका नाम है और ये जो है ग्रैंड पिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आगे बढ़िएगा, देखिए इसे फटाफट थोड़ा तेज़ी से इसको रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम आपको करंट अफेयर भी करा चुके हैं। ठीक है, मंथली, उसके साथ साथ आपको कोई सिर्फ क्लासेस मिल जाएगी जो अभी हमने ऊपर बताया आपको बहुत सारी चीज़ें, तो उतनी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, सब कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आपका फटाफट रिवीजन है यहाँ पे सेगमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस का। किस देश ने कजान में ब्रिक्स खेलों में भारतीय महिलाओं पुरुषों ने टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो ये आपका रूस में आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, रूस में आयोजन हुआ था किसका, यहाँ पे ये ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस में किया गया था। रूस के कजान में यहाँ पे भारतीय महिला और पुरुषों ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने नाइजीरिया में आयोजित ITTF कंटेंडर लागोस 2024 में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीता है? तो श्रीजा अकुला। किसने? श्रीजा अकुला ने हाल फिलहाल में कर दिखाया है और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी रही हैं। ये नाइजीरिया में जो आयोजित हुआ था, इसका आयोजन देखेंगे नाइजीरिया में हुआ था, ते भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न चाहे तो कि दो तरीके से प्रश्न पूछेंगे यहाँ से, एक तो विजेता कौन रहा, ठीक, विजेता, उसके बाद से किसको हरा के जीता और इस जो गेम हो रहा है उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो आयोजन वाला पोर्शन भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, बैडमिंटन विश्व महासंघ। ठीक है, अब बैडमिंटन विश्व महासंघ जो है द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर जो है BWF जो है विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी करेगा? ठीक, तो ये करेगा जो शहर आपका गुवाहाटी करेगा। कौन करेगा? गुवाहाटी करेगा। इस चैंपियनशिप की मेज़बानी गुवाहाटी करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस एथलीट को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को। इसको बजरंग पुनिया को है जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसने 31 दिसंबर 2024 तक के लिए क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया। कारण जो भी रहा हो लेकिन इनको निलंबित कर दिया गया है, कि ये इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जो साथियों की 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जापान ने। किसने? जापान ने। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इस पर आयोग एक बार कई बार प्रश्न पूछ चुका है आपका UPSC आयोग। ठीक है, तारो यारो, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो जापान रहा है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगला कि अंतर्राष्ट्रीय जो सूर्य दिवस, ठीक है, 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया। ठीक, ये आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और ये रन फॉर सन मैराथन सिंपल सा आपसे यहाँ पर पूछ सकता है नाम से कि रन फॉर जो सन मैराथन है साथियों, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। एक पॉइंट और जो बनेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। ठीक, तो 2-3 पॉइंट और इसके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें देखेंगे सीधा से पूछेगा रन फॉर मैराथन जो है, रन फॉर सन मैराथन किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर हुआ और ये कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है ITF, उसने जूनियर 30 टूर्नामेंट जो है का उद्घाटन किया, तो कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक, ये UP स्पेशल का प्रश्न है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, UP स्पेशल में जो कोई भी इस तरह का आयोजन हो रहा है या फिर कोई खेल का उद्घाटन हो, खासकर UP स्पेशल है, तो अगर RO एग्जाम है UP से तो वहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, राजधानी लखनऊ में हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 29, किस जो जेवलिन थ्रोअर ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलीट्स प्रतियोगिता 2024 में गोल्ड जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। एथलीट का जहाँ भी मामला अगर आता है जेवलिन थ्रो का तो सीरियस आपका नाम सबके दिमाग में क्या आता है? नीरज चोपड़ा का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा और इनके बारे में भी याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक में जो है अभी सिल्वर मेडल जो है ना इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, गोल्ड से चूक गए थे, बाकी इनका वो भी वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न हो गया। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन खिताब जीतने वाले तीसरा खिलाड़ी जो है ईगा स्विटेक है। ठीक है, ईगा स्विटेक जो है तीसरी खिलाड़ी सी बन गई हैं जो अपना तीसरा इटालियन क्या जीत रही हैं? खिताब जीत रही हैं। अगला प्रश्न 19 मई 2024 को
भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल की पुरुष युगल प्रतिस्पर्धा में चीन के चेन योंग बांग को और ली यू की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 खिताब जीत लिया? तो बैडमिंटन में, किसमें? बैडमिंटन में इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की रिकवर्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। किसने? भारत ने जीता है इसमें। ठीक है, भारत ने तीरंदाजी वाले में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज जो है टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका ये चेन्नई में आयोजित किया गया। कहाँ पे साथियों? चेन्नई में आयोजित किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है तक्षवी वाघानी। क्या है नाम इनका? तक्षवी वाघानी नाम याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये 6 वर्षीय स्केटर में वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और ये नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसने इसको जो है ये रिकॉर्ड बनाया है, तो नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के यूकी भांबरी, अभी ये तो शायद इस तरीके का आया था, कौन सा भी खिताब वाला, ये नाम अभी पहले हम लोग अभी जस्ट किए हैं कि यूकी भांबरी और फ्रांसीसी के साथी अल्बानो ओलिवेटी ने कहाँ पर आयोजित ये जो BMW ओपन 24 जीता है? तो ये जर्मनी में वाला खिताब जीता था। ठीक, तो ये पॉइंट हमने अभी कर चुके हैं। आगे बढ़िएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की, तो क्वेश्चन हो गया तो रिपीट कर दी, 2 बार लग रहा है। पुरुषों का 32, 33, 34, 35 क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से 37 नंबर देखिएगा। ठीक है, मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई जो ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 है, वो रेस किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने। किसने? कार्लोस सैंज ने। ये हाल फिलहाल में जीत रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यूरोपा कप 2024 सेलिंग जो नौकायान प्रतियोगिता है किस देश में आयोजित की गई? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया। कहाँ पर? स्पेन में आयोजित किया गया ये नौकायान प्रतियोगिता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने अपना इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट को जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ये रहने वाले कहाँ का है साथी? तो स्पेन के रहने वाले, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो महोत्सव है फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हंस नेरुरकर। ठीक है, हंस नेरुरकर का नाम याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इस तरह के जीतने वाले जो है पहले भारतीय बन रहा है फ्यूचर कैटेगरी में। ठीक है, फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं हंस नेरुरकर। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कमिंग एग्जाम्स के लिए ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि बी साई प्रणीत जिससे संन्यास लेने की घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किसे? हाल फिलहाल में बैडमिंटन खिलाड़ी जो है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो बी साई प्रणीत, बैडमिंटन से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खेल घटनाक्रम का कंप्लीट। ठीक है, किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? डोम्मा राजू गुकेश। ठीक है, टी गुकेश जो है इन्होंने चेन्नई जो ग्रैंड मास्टर वाला खिताब है 2023 का, उस किताब को जीत लिया है डी गुकेश ने। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें भारत के राम कुमार जो रामनाथन है वो 3 दिसंबर 2023 पुरुष एकल में किसे हराकर कुलबर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है उसमें अपना तीसरा ITF का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड पिचलर को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डेविड पिचलर को इन्होंने हराकर अपना तीसरा खिताब जीता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 17 जीते हैं। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा अन्य प्रश्नों की अपेक्षा, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 17 पदक जीते हैं। आप कितने? 17 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप देश का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया में किया गया। ठीक है, आर्मेनिया के एरेवन में। ठीक है, आर्मेनिया में किया गया। ये इतना बस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने
10 दिसंबर 23 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन किया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीता है? तो ई पांडु रंगैया को हरा कर इन्होंने जीता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आप देखेंगे अली कमानी ने। किसने? अली कमानी ने खिताब जीता है, महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? तो इटली ने। किसने? इटली ने जीता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित हुआ था। कप का नाम याद रखिएगा, एडमिरल कप, ठीक है। कप का नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, एडमिरल कप जो है 23 का किसने जीता? तो इटली ने इसको जीत रखा है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि 10 दिसंबर को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 जो बैडमिंटन वाला स्पर्धा है, ठीक है, इसमें महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? तो अश्विनी बोपन्ना और तनिषा क्रास्टो ने, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है? यहाँ पे महिला जोड़ी का बैडमिंटन स्पर्धा में डबल्स का खिताब जीता है गुवाहाटी मास्टर्स में, ठीक। यहाँ पर अभी आपके हो गए हैं टॉप 50 प्रश्न जो पूरे एक साल के खेल से संबंधित थे, वो आपके टॉप 50 हो गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। 51 नंबर, आयरिश तैराक डेनियल विफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्रांट हैकेट के रिकॉर्ड को। किसको? ग्रांट हैकेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए डेनियल विफेन जो है ये एक आयरिश तैराक हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बना लिया है। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिएगा कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो है सतीश कुमार करुणाकरण 17 दिसंबर को उड़ीसा मास्टर्स के ऑल इंडिया पुरुष जो एकल फाइनल में किसे हराकर अपना पहला जो है BWF सुपर 100 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आयुष शेट्टी को हराकर। किसको? आयुष शेट्टी को हराकर। अगला प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि पहला जो इंडियन पुरुष एकल फाइनल है ना उड़ीसा मास्टर्स में, उसका जो पहला खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम याद रखिएगा सतीश कुमार करुणाकरण का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, IPL के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क बने हैं, ठीक है। थोड़ा कमेंट करके बताइएगा इनको कितने करोड़ में है ना इनको सोल्ड किया गया था, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, नवंबर 2023 में। तो बैंकॉक में आयोजित की। कहाँ पे साथियों? ये बैंकॉक में आयोजित की गई। ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को क्या किया? ICC ने निलंबित कर दिया। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ICC वाला कि श्रीलंका को निलंबित कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो 5 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 42वें चिकित्सा स्वास्थ्य खेलों में ये आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? आप देखिए कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ था और जीतने वाले कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, ठीक, संजीव मलिक हैं। और ये कितने रिकॉर्ड बनाए हैं? 5 गोल्ड जीत के रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडूरो 3.0 का शुभारंभ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ना? अरुणाचल प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डीओर पुरस्कार जीता है? तो कोई और नहीं, ये लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डीओर पुरस्कार जीत रखा है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बेसबॉल शब्द का प्रतिष्ठित पोलिश डिक्शनरी में शामिल किया गया किस खेल से संबंधित यह शब्द है? तो क्रिकेट से, ठीक है। बेसबॉल किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला इसका शुभंकर है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 हो गया था ना, 61 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन में? तो लिएंडर पेस, अभी जो इनको आगे चल के जब मिल चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्वालियर में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के प्रश्न मिलेगा, चाहे ROR हो, BPSC हो, ठीक है, UPSC हो, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला जो दिव्यांगजनों के लिए पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है ग्वालियर में इसको उद्घाटन किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था। किस स्थान पर?
एशियाई खेल 2023 में आपका भारत जो है किस स्थान पर, चौथे स्थान पर था। अगला प्रश्न है करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। करमन कौर थांडी का किससे संबंध है, तो ये खेल से संबंधित है। फटाफट देखें अगला प्रश्न, किस राज्य ने राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, किस राज्य ने, तो महाराष्ट्र ने इसको जीत लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र ने इसको जीत लिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, विश्व एथलेट जो चैंपियनशिप है उसमें पुरुषों की 4x400 मीटर रिले इवेंट में एशियाई रिकॉर्ड किसने बनाया, तो भारत ने अपना बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट से, भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता, तो आपको वेंग होंग यांग ने इसको जीत रखा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 वाला। अगला प्रश्न, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 के कल खिताब जीता था, पुरुष वाला, विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीत रखा है बैडमिंटन का, जो आप देखेंगे जापान ओपन का पुरुष एकल का खिताब। और ये इसमें का ये खेल का लास्ट प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण 30 से 12 अगस्त का आयोजित किया गया, तो चेन्नई में आयोजित किया गया है। अभी जो आपके पास आपने देखा पूरा जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके सितंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको यहाँ पे करा दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही जो अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं, ठीक है, उन क्लासेस को आप जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इस पर क्लास बनाई जाए। और एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है, दोनों को दोनों, तो आप लोग लगे रहिए, तैयारी को अच्छे से कीजिए। ठीक, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो इसी चैनल पर अवेलेबल, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, वीडियोज़ के साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है। ठीक है, इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एंशिएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और सीसेट पे खासकर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।